जय हिंद दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9th मैथ का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो संख्या पद्धति जो इस चैप्टर का नाम है, उसी इसका मतलब भी है। इस चैप्टर में हमें जानना है संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संख्याएं क्या होती हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। क्या पढ़ना हमको? संख्याओं के बारे में। तो पहले संख्या जान लेते हैं, संख्याएं क्या है। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं और एक होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और दूसरी संख्याएं हमारी कौन सी हैं? काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या हैं, अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे। ठीक, फिर वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में बांटते हैं। एक है परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक हमारी होती है पूर्णांक परिमेय संख्या, ये पूर्णांक सीधा सीधा बोल देते हैं। दूसरी होती है दशमलव। ठीक, फिर पूर्णांक दो होते हैं। पूर्णांक को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। फिर हम धनात्मक पूर्णांक को भी दो भागों में पढ़ते हैं। एक है हमारी प्राकृत संख्याएं, या इन्हीं को प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, और दूसरी हमारी पूर्ण संख्याएं। फिर प्राकृतिक संख्याओं को भी हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे हमारी सम संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। विषम संख्या भी इन्हीं के अंतर्गत आती हैं, और भाज्य संख्या भी इन्हीं के अंतर्गत आती है। अभाज्य संख्या भी इन्हीं के अंतर्गत आती है, और सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो आज की क्लास में हम इन्हीं सब के बारे में जानने वाले हैं कि ये संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, दशमलव क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य और सह अभाज्य, ये संख्याएं क्या है, हम इन्हीं के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे पहले कहां से? प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो है, फिर आगे शुरू करते हैं। चलिए, हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हेडिंग डालेंगे, लेकिन हमें देखिए एक बात और ध्यान देना है, ये काल्पनिक संख्याएं इनको हमें नहीं पढ़नी।
बाद में कोई भाई कहे मेरा कि काल्पनिक संख्या सर आपने नहीं बताया, तो काल्पनिक संख्या हमें नहीं पढ़नी है, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं काल्पनिक संख्याएं क्या हैं। रूट के अंदर यदि कोई भी संख्या माइनस में लिखी हुई है, जैसे √-3, √-5, √-7, मतलब यानी कि रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या माइनस में लिखी हुई है तो वो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या। ठीक, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या का जो भी पार्ट था, यहाँ पर जो भी मैंने लिखा था इनके बारे में जानना है, हमें काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? ठीक, वास्तविक संख्या के दो पार्ट हमने पढ़े थे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4, √2, √3, √5 और आदि। ठीक, क्या है हमारी वास्तविक संख्याएं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्या। यानी कि जो वास्तविक संख्या उन्हें परिमेय संख्या भी सम्मिलित होती हैं और अपरिमेय संख्या भी सम्मिलित होती है। ठीक, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय हमें पढ़ना था, लेकिन अब परिमेय और अपरिमेय को हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम पूर्णांक समझ लेंगे पूर्णांक क्या है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे लास्ट में क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब अगली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है? सुनेंगे ध्यान से। वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यह आया समझ में? यहां तक वास्तविक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। जैसे में कुछ भी चीज गिननी हो तो हम कैसे, जैसे ये हाथ है इसमें कितनी उंगलियां? 5 गिने, 1 2 3 4 5। ठीक, तो कहां से स्टार्ट किया था हमने? 1 से। 1 2 3 4, कहां तक? अनंत तक। आप ही सोचिए, यदि हमें किसी संख्या को गिनना होता है तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5, फिर आगे जैसा भी होता है वैसे करते जाते। ठीक, 0 से तो नहीं स्टार्ट करते कि 0 2 0 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक, फिर एक क्वेश्चन यहां पर और याद रखिएगा कि
छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। और आपसे पूछ ले अगर सबसे बड़ी क्या बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो क्या बताएंगे आप? अनंत, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक, आगे चलेंगे। हमने क्या सीखा? वास्तविक संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वहां पर परिमेय और अपरिमेय सारी की सारी संख्या सम्मिलित हो जाती हैं। फिर प्राकृतिक संख्या का पढ़ा हमने, वह संख्या जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 5 वहां तक, अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? अनंत। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं की डिफिनीशन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने से, यहां से जैसे यहां पर देखें ये 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक। ये तो प्राकृतिक संख्याएं हैं। और यदि हम इसमें शून्य को भी सम्मिलित कर देंगे तो हमारी कौन संख्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। तो डिफिनीशन क्या बनेगी? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल है मैंने दे दिया, क्या है? 0 1 2 3 कहां तक? अनंत तक। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अगली हेडिंग डालिए पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जितनी भी संख्याएं आती हैं, जिन्हें संख्या रेखा में व्यक्त किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, जो यहां पर कहीं पर 0 होता है, यहां पर 1 2 -1 -2 -3 कहां तक होता है? अनंत तक होता है। यहां तक कहां तक होता है? अनंत तक होता है। ठीक, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जो भी संख्याएं आती हैं, जो भी पूर्ण संख्याएं आती हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। ध्यान सुनेंगे, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच जो भी पूर्ण संख्याएं आती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। क्या, कौन कौन से? इरेज कर दे थोड़ा सा इसे ऊपर से। पूर्णांक एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यही बताया था मैंने। आप कहेंगे जी भैया ये बताया था। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक 1 2 3, वे संख्याएं जो प्लस में होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं?
धनात्मक पूर्णांक, और वे संख्याएं जो माइनस में होती हैं, माइनस में चलती हैं माइनस अनंत तक, उन्हें क्या कह देते हैं हम? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, समझ में आया? वे संख्याएं जो प्लस में होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और वे संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, ऋण चिन्ह के साथ होती हैं, माइनस चिन्ह के साथ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, पूर्णांक क्या है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, क्या? माइनस अनंत से लेके माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती। ठीक, फिर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जो प्लस में है धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम, सम संख्याएं क्या है। या फिर पढ़ते हैं हम पहले दशमलव संख्या। ठीक, फिर सम संख्या पढ़ेंगे। पहले डाल दीजिए दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक, वे संख्याएं जो पॉइंट यानी दशमलव में लिखी होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? दशमलव संख्या। इतना ही इसमें। ठीक, वे संख्याएं जो दशमलव में लिखी होती हैं उन्हें हम दशमलव संख्या कहते हैं। और दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं शांत दशमलव प्रसार वाली, क्या? शांत दशमलव प्रसार वाली, और एक होती है अशांत दशमलव प्रसार, यानी कि जिनका दशमलव प्रसार अंत ही नहीं होता, अनंत तक जाता दशमलव प्रसार, यानी दशमलव के बाद जो संख्या है वो अनंत तक जाती, खत्म ही नहीं होती। शांत दशमलव प्रसार क्या है? वे संख्याएं जो एक निश्चित अंक के बाद क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर 1.25, यहाँ 5 के बाद कोई संख्या नहीं, यानी कि पूरा पूरा खत्म हो गया यहाँ से, तो ये क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। अगर यहाँ पे देखें अशांत दशमलव प्रसार क्या है? 1.3333 कहां तक? अनंत तक। वे दशमलव संख्याएं जो एक निश्चित अंक के बाद, एक निश्चित अंक तक जाने के बाद खत्म ही ना हो, कहां तक जाए? अनंत तक, उन्हें क्या कहते हैं हम? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसके लिखने का एक तरीका होता है, लिखते हैं 1 जैसे 33 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर एक चिन्ह लगा देते हैं, ये ऐसा। इस चिन्ह को कहते हैं बार का चिन्ह। क्या का चिन्ह? बार का चिन्ह। ये जो चिन्ह लगाया मैंने, जैसे मैंने लिख दिया 4 के ऊपर एक चिन्ह लगा दिया, तो इस चिन्ह को क्या कहेंगे हम? बार का चिन्ह। क्या कहेंगे? बार का चिन्ह। ये उसी संख्या पर लगाएंगे जो संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। जैसे 2.37822222, ये जो 2 है वो बार बार कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। कहां तक? अनंत तक। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इतना बड़ा ना लिख के 2.3782 ऊपर क्या का चिन्ह लगा देंगे? बार का चिन्ह लगा देंगे। ये तो है एक निश्चित अंक तक जाकर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये समाप्त नहीं होती है। आया समझ में? क्या है? शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अगली हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं। मैं सम संख्या पढ़ाने से पहले एक बार दशमलव फिर से बता दे रहा हूं। दशमलव क्या है? संख्या
वह संख्याएं जो दशमलव में लिखी होती है उन्हें क्या कहते हैं हम? दशमलव संख्याएं। फिर हमने पढ़ा शांत दशमलव, और ये क्या पढ़ा? अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या है? वह दशमलव संख्याएं जो एक निश्चित अंक के बाद जाकर खत्म हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और वे संख्याएं जो एक निश्चित अंक के बाद जाकर खत्म ही नहीं होती, अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। ठीक, पढ़ेंगे सम संख्याओं के बारे में। वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाती हैं, क्या हो जाती हैं? 2 से पूरी कट जाती हैं, उन्हें क्या कह देते हैं हम? ठीक, सम संख्याएं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2, इसको 2 से काटिए, ये कट जाएगी पूरा। फिर 10 को देख लीजिए, ये भी 2 से कट जाएगी। फिर देखते हैं हम क्या? 24, ये भी कट रही पूरा। ये कितना आएगा? 12, ये 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। फिर देख लीजिए 92, 2 4 को 8, 2 6 12। यानी कि वे सारी संख्याएं जो 2 से कट जाएं वो क्या है? सम संख्याएं। क्या? सम संख्याएं। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है हमारे पास? 2। अगली हेडिंग डालेंगे विषम संख्याएं। क्या? विषम संख्याएं। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं, ठीक है ना? देखिए क्या? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूरी ना कटे। क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूरी ना कटे क्या कहलाती हैं? विषम संख्या। ठीक, जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया 5, 2 से डिवाइड कीजिए, इसे क्या आएगा? ये आएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2.5। यानी कि जो 5 है वो 2 से पूरा नहीं कट रहा है, तो 5 हमारी क्या है? एक विषम संख्या। फिर ले लीजिए 25, ये आएगा 12.5। अब आप कहेंगे भैया आप तो 5 का ही मल्टीपल ले रहे हैं, और कोई संख्या ले लो भाई। मैं ले रहा हूं 31, 2 1 जा 2, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। यानी कि जो 31 है ये भी क्या है? विषम संख्या। ठीक, तो फाइनली ये याद रखना है आपको कि वे संख्याएं जो 2 से पूरी ना कटे, क्या ना हो? 2 से पूरी ना कटे। कोई भी संख्या आपसे पूछे, किसी संख्या को भी दे दे और पूछे कि बताइए सम है विषम है, तो आपको सीधा करना है, 2 से डिवाइड करना है। अगर वो 2 से पूरी कट गई तो क्या है? सम संख्या। अगर 2 से पूरी नहीं कटी तो क्या है? विषम संख्या। ठीक, अब यहां पर एक चीज लिखेंगे, एक पॉइंट, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है?
एक। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है हमारी? एक। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा। चलिए अगली हेडिंग डालेंगे, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक, हेडिंग डालेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या हम बहुत ही अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप जैसे पढ़ते चले आए हैं, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं क्या है? ध्यान सुनिएगा, वे संख्याएं, क्या? वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। क्लियर? वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। अब आप एनीवन कोई भी संख्या ले लीजिए और उसके गुणनखंड कीजिए। यदि उसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो रहे हैं तो आप हमेशा क्या कहेंगे? ये भाज्य संख्या है। और यदि 2 ही हो रहे हैं या 2 से कम हो रहे हैं तो क्या होगी? भाज्य संख्या नहीं होगी, वो फिर क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। ठीक, जैसे मैंने लिया 10 ले लिया, मैंने लिया, चलिए 10 गुणनखंड कीजिए इसके। एक गुणनखंड उसका एक ही होगा। ये याद रखिए कि हर संख्या, कोई भी संख्या हो, उसका एक मल्टीपल एक ही होता है। हमेशा एक तो हर संख्या का मल्टीपल होता है, यानी एक गुणनखंड तो निश्चित है कि एक होगा। ठीक, फिर 2, फिर 5। आया समझ में? जो आप पढ़ रखे हैं, आप जो डिफिनीशन, मैं वो ही बता दूंगा, भी ध्यान देना। ठीक है, परेशान नहीं होना। क्या होगी? 1 2 3 कितने गुणनखंड हो गए? 3। अब बताइए 3 गुणनखंड है तो ये सम होगी विषम, सॉरी भाज्य होगी या भाज्य? तो आप कहेंगे भैया आपने बताया है कि 2 से अगर ज्यादा है तो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 10। 10 एक भाज्य संख्या है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हमने लिया 50। आप कहेंगे भैया आप 0 वाली ही ले रहे हैं। नहीं, चलिए ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 54। ठीक, करिए गुणनखंड। 27 दूनी 54 होता है, तो 2, फिर 3 3 3 3 तरकारी 9 9 3 27 27 दूनी 54। और एक गुणनखंड इसका क्या है? वो तो फिक्स है, कौन सा? 1। ठीक, काउंट करिए 1 2 3 4 5। कितने गुणनखंड हो गए? 5। 5 गुणनखंड हैं तो कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ठीक, मतलब कि अगर 2 से ज्यादा है तो आंख मूंद के क्या लगा देना है? भाज्य संख्या है। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 57। करिए गुणनखंड इसके क्या है? क्या आएगा? एक तो एक ही हो गया, दूसरा किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, काटिए 3 से। 3 से काटेंगे तो एक 3 ही हो जाएगा, और 3 1 के 3 3 9 27 19 दिया 57। ठीक, तो कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3।
3 गुणनखंड है यानी कि 2 से ज्यादा है तो ये कौन संख्या है हमारी? भाज्य संख्या। क्लियर है? अब आप एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे? लिखिए, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर इस क्वेश्चन का जरूर देंगे आप लोग, ठीक? अगर आप सीख पाए तब आप देंगे 1 1 1। 111 एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? ठीक, 111 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? आप इसके गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद आप बताइएगा कि ये भाज्य है कि अभाज्य है। ठीक है, हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। हेडिंग डालेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कितने? 2 गुणनखंड होते हैं। पहले वहां पर जाने से पहले एक चीज यहां पर लिख लेंगे और लिखेंगे, एक पॉइंट छूट गया था उसको लिख लेते हैं कि वह कौन सी सम संख्या है। सॉरी, यहां पर नहीं है, वहीं पर लिखेंगे। ठीक, वहीं पर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे वे संख्याएं जो या फिर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। क्या? 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। क्या हो? 2 से ज्यादा गुणनखंड है अगर किसी संख्या के, सॉरी ये 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 गुणनखंड। कितने? 2 गुणनखंड जिनके क्या हो? जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। जैसे मैंने ले लिया 5, करिए गुणनखंड इसका। एक तो इसका 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा? 5 खुद हो जाएगा। ठीक, फिर लीजिए 11, एक इसका 1 हो जाएगा, एक 11 खुद हो जाएगा। फिर लीजिए मैं ले रहा हूं 31, एक तो इसका 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। मैं ले रहा हूं 37, करिए गुणनखंड इसकी। 37 गुणनखंड करिए, 1 हो जाएगा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा? 37। यानी कि वे सारी संख्याएं, देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड किसी में नहीं होंगे। सब के सब कितने गुणनखंड वाले हैं? 2 गुणनखंड वाले। यानी कि ये सारी कौन संख्या लिखी हुई है? हमारी अभाज्य संख्या। ठीक, देखिए 2 करिए 2 गुणनखंड, एक तो 1 होगा, एक 2 खुद हो जाएगा। तो एकमात्र 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या भी है। याद रखना है कि वह कौन सी सम संख्या है। एकमात्र, लिख लेंगे अपनी कॉपी में, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है। अभाज्य भी है तो कौन सी है वो? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 एक मात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य भी है। बता पाएंगे आप कि कौन सी भाज्य है, अभाज्य है? अगर भाज्य है तो उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। सॉरी, अगर भाज्य है तो 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, और यदि अभाज्य है तो उसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। कितने? 2 गुणनखंड होंगे। अब आप समझ लीजिए, जो आप पढ़ते आए हैं अभी तक, वो संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य से कट जाए वो भाज्य संख्या।
अपने अलावा किसी अन्य से कट जाए वो भाज्य संख्या, और जो अपने अलावा किसी अन्य से ना कटे वो क्या है, अभाज्य संख्या। क्लियर है? चलिए, वह संख्या जो अपने अलावा अन्य से कट जाए भाज्य संख्या, जो अपने अलावा किसी अन्य से ना कटे क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक, अगली हेडिंग डालेंगे। अब आते हैं हम परिमेय संख्याओं पर। किसमें? परिमेय संख्याओं पर हेडिंग डालेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या, और दूसरी क्या है, हम एक ही स्लाइड में पढ़ ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, दूसरी तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या। एक मिनट का टाइम देंगे, थोड़ा सा इंक खत्म हो गई, इंक डाल लेते इसमें। चलिए, परिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, लिखा जा सकता है, वो क्या है, परिमेय संख्या। एक अभी कंडीशन और है, अगली कंडीशन क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। आया समझ में? क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उन्हें क्या कहते हैं हम, अपरिमेय संख्या। ठीक, देखिए समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। ये तो डिफिनीशन हमने लिख ली। ठीक, समझते हैं क्या है परिमेय संख्या। एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2/5। बताइए परिमेय संख्या है या नहीं है? अगर है तो क्यों है? आप कहेंगे भैया ये परिमेय संख्या तो है। मैंने पूछा क्यों है, बताइए। आप कहेंगे भैया ये P बटे Q के रूप में भी है। Q 0 भी नहीं है इसमें, ये भी सही है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो देखिए P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं। मैं पूर्णांक आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने ये टॉपिक, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का शुरू में ना करा के लास्ट में करवाया, कि जब सारे डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी तो ये समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 4। बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है? देखिए 4 लिखा है, कोई भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या है, हम उसके नीचे 1 का बटा क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हम पहले करते थे जब हमें क्वेश्चन दिया जाता था कि 3/5 प्लस 4, तो हम इसका एलसीएम लेने के लिए हम अपने आप यहाँ पर बटा 1 का लगा लेते थे। सही है? आया कुछ ध्यान, आया कुछ दिमाग में?
देखिए तो यहाँ पर क्या 1 का बटा हम लगा सकते हैं। अब देखिए 4/1 हो गया। अब बताइए, आप कहेंगे अब तो हम भैया आसानी से बता सकते हैं कि ये P/Q के रूप में भी है, Q 0 भी नहीं है वो भी सही है, P और Q दोनों पूर्णांक हैं वो भी सही, तो ये भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। सही है। अब आप मुझे बताएंगे शून्य, क्या शून्य, जीरो, शून्य, ये जीरो क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है? देख लेते हैं। क्या पूछा मैंने, जीरो, जीरो के नीचे 1 का बटा हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? आप कहेंगे जी भैया हम जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये P/Q के रूप में है, आप कहेंगे जी हाँ है। फिर Q 0 है, Q 0 नहीं है लेकिन P 0 है। P 0 हो चल जाएगा लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ये बात कही उसने। ठीक, P 0 हो चल जाएगा लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो Q क्या है, P 0 है हमारा, Q 0 नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सही है। तीसरा क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या ये 1 और जो 0 है क्या ये पूर्णांक नहीं है? मैंने नहीं बताया है, मैंने नहीं बताया कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच की जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ऋणात्मक हो धनात्मक हो कुछ भी हो, पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस। वो क्या है, पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक हो या फिर धनात्मक पूर्णांक हो, कुछ भी हो, वो क्या है, हमारी पूर्णांक है, बताया था मैंने। और इसमें बीच में क्या जीरो भी आता है, जीरो भी एक क्या हमारा पूर्णांक है और एक भी क्या है हमारा एक पूर्णांक है। ठीक, क्या बताया था मैंने, पूर्णांक की संख्या, पूर्णांक की परिभाषा मैंने बताया था, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच की जितनी भी पूर्ण संख्याएं, और या भी एक ये भी कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं वो क्या है हमारी पूर्णांक है। अभी इसमें और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कि वे संख्याएं जो प्लस अनंत से लेके माइनस अनंत के बीच की सारी पूर्ण संख्याएं और सारे ऋणात्मक पूर्णांक जब मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। ठीक, अब आते हैं हम, तो शून्य हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगला देखेंगे, पाई के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, बोलते हैं पूछा जाता है पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। तो एक चीज याद रखेंगे, जो पाई है वो अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। पाई का मान जो कि 22/7 है, यह क्या है, यह परिमेय है। क्या है, परिमेय है। ठीक, पाई का मान क्या है, 22/7, यह क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर है। अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या, वे संख्याएं, क्या वे संख्याएं जो रूट के अंदर लिखी हो, इसके अंदर रूट के अंदर लिखी हो और उनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकाला जा सके, यानी उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, उनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। जैसे √3, √5, √7, √2, √11, √15, √20। रूट के अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, ऐसी संख्या लिखी है जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते या उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते पूरा पूरा, उसे हम क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या। एक चीज यहां पर देखेंगे,
बताएंगे आप लोग, बताइए रूट 25 क्या है, परिमेय या परिमेय? आप कहेंगे भैया अब तो हम जान गए, अब तो हम जान गए, क्या जान गए? कि ये जो रूट 25 है इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ये 5 का वर्गमूल होता है। 25 का वर्गमूल, किसका वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, और 5 हमारी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरह कोई भी रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखे जिसको हम वर्गमूल पूरा पूरा होता है, जैसे रूट 100 हो गया, रूट 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10। रूट 121 का वर्गमूल क्या होगा? 11। 11 हमारी परिमेय संख्या, 10 भी परिमेय संख्या। एक चीज याद रखेंगे, जितनी भी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या जितनी भी पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं हैं वो किसके अंतर्गत आती? परिमेय संख्या के अंतर्गत। ठीक, जितनी भी पूर्ण और प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? परिमेय संख्या। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चंस को ले रहे होंगे। प्रश्नावली पहले स्टार्ट करने वाले हैं, हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती।